मैं ढूंढने को जब वफा निकला तो कश्मीर से बेहतर कुछ ना मिला। ये कहना है मास्टर ऑफ नथिंग किताब के राइटर शिव गवलानी का, जिनको मिली अपनी अधूरी मोहब्बत काफी सालों की खोज के बाद कश्मीर में, जिसने बयां की कश्मीरियों की कश्मीरियत। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको शिव गवलानी से और सुनाते हैं आपको एक अनोखी कश्मीरियों की कश्मीरियत को। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं शिव गवलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिनकी किताब आई थी मास्टर ऑफ नथिंग पिछले कुछ दिनों पहले, और जिसमें जिक्र था एक आधी अधूरी मोहब्बत का, जो कि कश्मीर में बसती है। ऐसे में उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई है। अब कैसे मिली, तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स मेरा जो सवाल जाता है मास्टर ऑफ नथिंग, उस किताब से तो हम वाकिफ ही हैं, काफ़ी पेपरों के ज़रिए से भी और हमारे ज़रिए से भी उसका हमने जिक्र किया था। तो ऐसे में आपको आपकी आधी अधूरी मोहब्बत मिल जाती है कश्मीर में जाकर, तो उस वाक़ये के बारे में बताइए, और कैसे मिली और क्या प्यार वही मौजूद था आज भी? गौरव भाई, मैंने 1985 में शादी के बाद में मैं जब कश्मीर गया था, तब मैं वहाँ 13 दिन एक टैक्सी ड्राइवर शफीक के साथ मैंने पूरी कश्मीर का दौरा किया था। फिर उन्होंने मुझे 14वें दिन वहाँ की जितनी भी मंदिर मस्जिद थे और जितनी भी दरगाहें थी वो सारे उन्होंने मुझे घुमाए थे। 15वें दिन इतनी मोहब्बत हो गई, उनका परिवार आया था, और फिर 16वें दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे घर चल कर के रहिए। ये कश्मीरियत उस समय की हुआ करती थी। हम लोग खुद, मैं 21 वर्ष का था, मेरी पत्नी जो है 19 वर्ष की थी, और हम लोग होटल छोड़ करके शफीक भाई के घर चले गए थे रहने के लिए। और वहाँ जो बेइंतहा मोहब्बत हमें मिली, उन्होंने पूरे के पूरे गांव को दावत दी, हम लोगों ने रात में खाना खाया, और वो जब मुझे छोड़ने के लिए जम्मू आए तो उन्होंने कहा, इतनी बेपनाह मोहब्बत आपकी और मेरी दोस्ती हो गई है, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। आप 1 रुपये भी उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया। बात पैसे की नहीं है, लेकिन वो जिस ढंग से हम लोगों की भावनाएं जुड़ गई थी, वो रोने बैठ गए थे। मैंने उस समय ये महसूस किया था कि धर्म जो है मोहब्बत में आड़े नहीं आता है। तो आज मैं पूछना चाहूंगा, ऑफ कोर्स आप काफी सालों के बाद कश्मीर गए और उस शफीक नाम के शख्स को आपने ढूंढा, तो क्या वो कश्मीरियत की जो मोहब्बत है वो आज भी मौजूद थी? किस तरीके से वो मिलन हुआ? क्योंकि जैसे हम भी देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हुए और मजहब जाति के भी परिवर्तन दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगा उस मोहब्बत में, क्योंकि ये एक तरीके का पैगाम जाएगा देश की तरफ। देखिए, मैं जब श्रीनगर जब मैं पहुंचा, तब मैं भी खुद बहुत बड़ा चिंतित था कि 40 वर्ष पहले का जो मेरा मित्र है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी आज की तारीख में पता नहीं है, सिर्फ इतना पता था कि उसके पिताजी की ज्वेलरी की दुकान हुआ करती थी और वो अपने पिताजी से झगड़ा करके टैक्सी चलाया करता था। तो जब मैं उसको खोजता हुआ 2 दिन तक तो बहुत परेशान था, कुछ भी पता नहीं चला। तीसरे दिन जब मैं उसको खोजता हुआ लाल चौक पे गया और ज्वेलरी मार्केट जब मैं गया, तब तो शुरुआती दौर में तो सभी लोग सस्पिशियस निगाहों से देख रहे थे कि पता नहीं कौन बंदा है, किसको खोज रहा है, क्यों खोज रहा है। चाहे ये शक की निगाहें जो हैं मेरे ऊपर में वहाँ की लोकल पुलिस की रही हो या लोकल लोगों की रही हो, स्वाभाविक चीज़ है जो माहौल है आज की तारीख में वहाँ पे। लेकिन फिर जब वहाँ पे एक एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास में मैं गया और उसने मेरी सारी बातें सुनी और मैंने उसे कहा कि मैंने कश्मीरियत मोहब्बत के बारे में लिखा है, तो फिर वो लोग मेरे पास आ गए। और गौरव भाई, आप विश्वास करिए, उस ज्वेलरी मार्केट में कम से कम 25 से 30 लोग मेरे पास आकर के इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद दिया, कहा कि इस माहौल में आप आए हैं उस मोहब्बत को खोजने के लिए, उस दोस्ती को खोजने के लिए। और वो सारे के सारे लोग भिड़ गए मेरे शफीक भाई को खोजने के लिए, और 3 घंटे के अंदर उन्होंने एल्बम देख करके उस शफीक को खोज करके उसकी पूरी टेलीफोन नंबर मुझे दे दी और फोन में मेरी उससे बात भी करवा दी। क्या था शफीक से पहला मिलन, आमने सामने का पूछ रहा हूं? देखिए, जैसे ही मैंने शफीक को शुरुआती दौर में उसको पता चला कि मैं उसको खोजता हुआ यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो शुरू में तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई एक व्यक्ति 40 साल बाद उसको खोजता हुआ यहाँ आ सकता है। तो दौड़ता हुआ शफीक 20 मिनट के अंदर मेरे पास मेरे होटल चला आया, और मैं बयान नहीं कर सकता। यदि आप इसको धर्म से अलग हट करके कहेंगे तो हम लोगों का जो मिलन हुआ वो प्रभु राम और भरत का जो मिलन हुआ था ना, वैसे ही दोस्ती भरा हम लोगों का मिलन हुआ। हम लोग बहुत देर तक एक दूसरे के गले लग करके रोते रहे। तो इसको कह सकते हैं कि मजहब जाति से ऊपर उठकर इंसानियत का मिलन था। निश्चित रूप से ये इंसानियत ही थी, और वो जो 40 साल पहले की इंसानियत थी, जब दूसरे दिन फिर मैं उनके घर गया और दिन भर मैं उनके घर में रहा, पूरा परिवार मेरे साथ जिस ढंग से मिला और मैं जिस तरीके से लोगों से वहां में मिला, आज भी वही कश्मीरियत जिंदा है, आज भी वही मोहब्बत जिंदा है, आज भी वही माहौल है। कहने का मतलब है आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 रादर कहूंगा हटने के बाद, और फिर हाल ही में जो टूरिज्म को लेके गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट्स होने के बाद,
तो सबके लिए वहां पे माहौल खुशनुमा है, क्या कहना चाहेंगे उस पे? नहीं, देखिए, थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट तो है। जैसे आर्टिकल 370 वहां पे लगा दिया गया, तो उसमें एक आम कश्मीरी को ये लगता है कि 370 जो है वो हमारे अधिकार की बात थी, कि यहाँ की ज़मीन हमारी रहेगी, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ के हमारी ज़मीनें नहीं खरीदेगा, हम धंधा करेंगे और हम ही यहाँ के मालिक रहेंगे। क्या समानता की भावना लेकर ये सब किया गया है? इस पे लोगों का रुख क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मैंने जो समझा, वहाँ पे मैंने कई लेखकों से बात की, युवाओं से बात की, मैंने एक राइटर, कवि से मैंने बात की, आम आदमी से बात की, ड्राइवर से मैंने बात की। तो एक चीज़ जो मुझे ये समझ में आ रही है कि 370 हटाने के पहले जो वातावरण बनना चाहिए था, 370 हटाने के बाद जो पब्लिक को समझाइश हमको सही ढंग से देनी चाहिए थी कि इस 370 के हटने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। आप पूरे देश में एक समान उसमें आ जाते हैं, आपको सभी तरीके की चीज़ें समानता के रूप में मिल रही हैं। वो चीज़ अभी तक वहाँ के लोगों के मन में उस ढंग से अभी तक नहीं समा पाई है, जैसे कि सरकार चाहती है। तो ऐसे में नहीं लगा कि जो डेवलपमेंट टूरिज्म को लेकर के की गई, उनसे आगे जाकर के हिंदुस्तान के कश्मीर को फायदा होगा? निश्चित रूप से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू से लेकर के उधमपुर तक रेल लाइन बन चुकी है। हम तो केवल चाइना और दूसरे देशों की बातें करते हैं। हज़ारों फीट, सैकड़ों फीट गहरी खाइयों के ऊपर हमारे इंजीनियर जो ब्रिजेस बनाए हैं, जो कमाल किया है हमारी इंजीनियरिंग ने हिंदुस्तान की, काबिले तारीफ़ है। बनिहाल से लेकर के बारामूला तक हमारी ट्रेन बन चुकी है। केवल बीच का एक पोर्शन है जिसमें ट्रेन हमारी बन जाएगी, तो जम्मू से हम सीधे बारामूला तक हमारी ट्रेन के द्वारा हम जुड़ जाएँगे। और टूरिज़्म ही एक ऐसी चीज़ है, वहाँ के लोगों का कहना है टूरिज़्म उनकी ज़िंदगी है। वो टूरिस्ट से मोहब्बत करते हैं। डल लेक का किनारा कम से कम 10 से 12 किलोमीटर के किराए में, हिप हॉप आजकल बसें चल रही हैं, लोग धूमधाम से उसमें बैंड बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। आप सेलिब्रेशन तो देखिए, पता नहीं क्यों बाहर इस तरीके की खबरें जाती हैं। क्या लगता है कि जो तनावपूर्ण स्थिति जो क्रिएट की जाती है, या तनावपूर्ण स्थिति टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेके वहां पर होती है, तो उसके पीछे का क्या कारण है जो कि लोगों को आपस में एक तरीके से विभाजित कर देती है? देखिए, इसमें विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा रोल है। होता यह है कि जो हमारा बॉर्डर लाइन हमारी है, वो बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है। पूरी की पूरी बॉर्डर लाइन की सही ढंग से सिक्योरिटी हमसे नहीं हो पाती है। होता यह है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ से कुछ मिलिटेंट अंदर आ जाते हैं। वो मिलिटेंट यहाँ आकर के आतंक फैलाते हैं और उस तरीके से फिर वो विध्वंस करते हैं और हमले करते हैं। तो वो मिलिटेंट को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग जो हैं, जिनको विदेशी ताकतों से थोड़ी-सी फंडिंग होती है, वो लोग हैं। आम कश्मीरी नहीं है। आम कश्मीरी को तो इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है साहब। मेरे को तो एक टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि साहब, आप आए हैं, आप कुछ खरीदी करें या न करें, कश्मीर में आप घूमें या न घूमें, एक दिन का आपका 5,000 रुपये का खर्च है और वो 5,000 रुपये आप यहाँ खर्च करेंगे तो वो हमको मिलता है। हम उनका बिजनेस पूरा का पूरा हमारे हिंदुस्तान से चलता है। उनके अंदर में ये भाव है कि सरकार इसको, इन आतंकवादियों को सही ढंग से रोके, और उनको जो 370 के कारण नुकसान हो रहा है, जो उनकी भावनाएं प्रताड़ित हो रही हैं, वो चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ रिलीफ मिले। लेकिन गौरव भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आम कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तानियों से अलग नहीं है, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करता है। फारूक अब्दुल्ला जी से आपकी मुलाकात थी, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, हल्का सा अगर जिक्र देना चाहेंगे? और क्या जो जमहूरियत को लेकर के कोई पैगाम अगर आप उस रूप से अगर देना चाहें? गौरव भाई, ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा क्षण था। आपको पता है, जेड प्लस सिक्योरिटी, बड़ी सिक्योरिटी और नज़रबंदगी, एलआईबी, पुलिस, उसके बाद भी सभी लोगों ने मुझे कहा था कि फारूक साहब से मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पहले ही दिन अखबारों में मेरी कश्मीरी मोहब्बत के बारे में और मेरी मोहब्बत के पैगाम के बारे में अखबारों में छप चुका था। कश्मीर उज़्मा हो चाहे ग्रेटर कश्मीर हो। जब मैं फारूक साहब के पास में पहुंचा और उन्हें मैंने अपना मिलने के लिए, उनके पीएस को मैंने अपना चिट्ठी भेजी, 2 मिनट में फारूक साहब मुझे बुला लिए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, फारूक साहब का भी यही कहना था कि आप जिस मोहब्बत के पैगाम को लेकर के कश्मीर आए हैं, ये मोहब्बत का पैगाम, ये कश्मीरियत, ये मोहब्बत ही इस देश को एक कर सकती है। इसी मोहब्बत से ये कश्मीरी और आप और हम एक हम हो सकते हैं। उन्होंने तो मुझे शुक्रिया कहा कि मैं इस तनाव भरे माहौल में उनके कश्मीर आया हूँ मोहब्बत का संदेश देने के लिए। कश्मीरियों की कश्मीरियत, ऑफ कोर्स हम मोहब्बत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा, अगर हम संक्षिप्त में एक लाइन में आपसे पूछना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरी लोगों के अंदर में दोस्ती बहुत है। तो ये थे हमारे साथ शिव गवलानी, जिनका कहना है कि आधी अधूरी मोहब्बत भी पूरी हो सकती है अगर धर्म, जाति, मजहब के भेदभाव से ऊपर उठ के देखा जाए।